रानीगंज नाम का एक प्यारा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती और काबिल तो थे ही, साथ ही अपने कस्बे वालों की इज्जत और मदद करना भी बखूबी जानते थे। उसी गांव में सुमित अपने परिवार के साथ रहा करता था और खेती किया करता था। गांव में सभी सुमित की बात मानते और समझा करते थे। उठो जी, सुबह हो गई, चलो खेतों में काम करने चलना है। अगर ज्यादा देर हो गई तो धूप निकल आएगी और हम काम कैसे कर पाएंगे भला बताओ? हाँ नहीं तो। ये बात तुमने सही कही, चलो चलते हैं। धीरे बोलो वरना अब्बा जान जाग जाएंगे। सुमित के अब्बू को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से सुमित उनका पूरा ख्याल रखता था। कितना समय हो गया, मैं सुबह से मेहनत कर ही जा रहा हूँ और तुम हो वहाँ छांव में बैठकर आराम कर रही हो। तो आप भी आकर बैठ जाइए ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कहाँ बैठूं? अगर बैठ गया तो काम कौन करेगा? ससुराल से मजदूर थोड़ी ना बुला लोगी तुम। आप बात बात पर हमेशा ससुराल पर ही क्यों चले जाते हैं जी? उन्होंने आपको कौन सा बांध कर रखा हुआ है? ससुराल से याद आया, अब्बा जान घर पर अकेले हैं, कहीं वो घर से बाहर न चले जाएं। अगर पिछली बार की तरह वो कहीं खो गए तो हम कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए मैंने कहा था कि जल्दी काम कर लीजिए। उनके सोकर उठ जाने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। सुमित और उसकी बेगम दोनों घर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। सुमित दरवाजे की तरफ देखकर हैरान रह गया। दरवाजा तो खुला हुआ है। अब्बा जान, आप अंदर हैं? सुमित और उसकी बेगम दोनों घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। मैंने घर में हर तरफ देख लिया, अब्बा जान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। अब हमें क्या करना होगा? कहीं इसमें हम फंस न जाएं। हे मालिक! मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सर पर कर्ज है, अब्बा जान भी खो गए हैं। उतने में वहां पर उनके गांव का नायक आता है और कहता है, सुमित, आज याद है ना, कर्ज देने का दिन है। चलो लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे नायक जी आप, वो दरअसल पैसे की थोड़ी सी कमी है और आज सुबह से मेरे अब्बा जान भी खो गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने में लगा हूँ। देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुमने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। अगर आज शाम तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर पर कब्जा करना होगा। नायक इतना कहकर वहां से चला गया। सुमित और उसकी बेगम गांव-गांव जाकर अपने अब्बू को ढूंढने लगे। सुमित उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछने लगा, भाई साहब, आपने कहीं इस आदमी को देखा है क्या? ये मेरे अब्बू हैं, इन्हें भूलने की बीमारी है। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। अगर आपको ये कहीं भी दिखेंगे ना तो आप उन्हें इस पते पर पहुंचा दीजिएगा रहम करके। सुमित और उसकी बेगम अपने अब्बू को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चले गए और जैसे ही जंगल पहुंचे वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक हिरन को उसे मारने के लिए पीछा कर रहा है। रुक जा, कहाँ भाग रही है? मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, बेचकर तुम्हें बहुत पैसा कमाऊंगा। वो हिरन सुमित और उसकी बेगम के सामने आ गई। शिकारी की नजर हटते ही सुमित ने हिरन को लंबे घास और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा दिया। तब उस शिकारी ने सुमित की बेगम से पूछा, ए लड़की, क्या तुमने किसी हिरन को इधर से आते हुए देखा? नहीं जी, हिरन क्या होता है? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अपने अब्बू को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। अजीब पागल लड़की है। ठीक है, चलो हटो। शिकारी वहाँ से चला गया। सुमित हिरन को लेकर बाहर आया और हिरन को देखने लगा। हिरन एकदम खूबसूरत और प्यारा था। तब सुमित की बेगम ने सुमित से कहा, हमने हिरन को तो बचा लिया, अब हमें हमारे अब्बू को ढूंढना होगा। हाँ बेगम, पता नहीं अब तक तो हमारे घर पर भी नायक जी ने कब्जा कर लिया होगा अपने आदमियों को लेकर। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? उन सब की परेशानी सुनकर हिरन अपने असली रूप में आ गई। एक मामूली खूबसूरत हिरन से सोने का हिरन बन गई और कहने लगी, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं।
उस सुनहरे हिरन को चमकता देख और उसे बोलते हुए देखकर सुमित और उसकी बेगम दोनों डर गए। ये हिरण तो बोल रही है, ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? घबराओ नहीं, मैं एक मायावी हिरण हूँ। इस जंगल के पास ही एक धोबी घाट है। मैं वहीं पर 20 सालों से कैद थी। उस शिकारी ने वहाँ से मुझे आजाद किया, लेकिन उसकी नीयत मुझे मारकर बेचने की थी और तुमने मुझे बचा लिया। कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम जानती हो कि मेरे अब्बा कहाँ है। मेहरबानी कर बता दो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अब्बू उसी धोबी घाट में है। वहाँ जाना और अपने अब्बू को ढूंढ लेना। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा एक तोहफा तुम्हारे लिए ये है कि वहाँ पर तुम्हें एक जादुई साबुन नजर आएगा। उस साबुन को तुम ले लेना और उसे पानी में घोल कर रख देना। वो अपने आप एक घर बन जाएगा। इतना कहकर वो हिरन वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई। दोनों शौहर बेगम जंगल से धोबी घाट की तरफ बढ़े और वहाँ जाकर सुमित ने देखा कि उसके अब्बा वहाँ पर बेहोश डले हैं। अब्बा जान, मेहरबानी कर उठिए, मेरा सर भारी हो रहा है। हाय ए मालिक। अब्बा जान देखिए, मैं सुमित, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। सुमित बेटा, तुम सुबह कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। अब हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए घर चलिए। तुम अब्बा जान को घर लेकर जाओ, मैं वो साबुन लेकर आया। सुमित ने उस धोबी घाट से सबसे चमकता हुआ साबुन भी ले लिया और जब घर पहुंचा, हाँ सब बाहर फेंक दो, कुछ मत छोड़ना यहाँ पर, हटा दो सब। मैंने आपसे कुछ दिन की इजाजत मांगी थी, आपने नहीं दी। चलो हटो, जब पूरे पैसे ले आना हो तो अपना घर मुझसे ले जाना। नायक ने सुमित और उसके परिवार का सामान घर से बाहर फेंक दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। सुमित का परिवार सड़क पर आ गया था। तब उसकी बेगम ने उससे कहा, अजी, उस हिरण के साबुन का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं? शायद उससे कुछ हो जाए। ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ जाकर पानी ले आओ। सुमित की बेगम एक बड़ी सी बाल्टी में पानी लेकर आती है, जिसमें सुमित उस साबुन को घोलने लगता है। देखते ही देखते उस जादुई साबुन से इतने सारे झाग निकलते हैं कि उससे एक बहुत बड़ा सा साबुन का घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये सब उस चमत्कारी हिरन की वजह से हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। अब हम अब्बू को यहाँ सलामत रखेंगे। सुमित साबुन के घर के अंदर जाकर देखता है, भारी गर्मी में भी अंदर ठंडक महसूस होती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। एक हिरन की मदद करने से हमें इतना बड़ा फल मिला, फिर तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब से मैं लोगों का मदद करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लूंगा। मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी। दोनों शौहर बेगम उस साबुन के घर में खुश रहने लगे और गांव वालों ने मिलकर उस नायक को गांव से निकाल दिया और सुमित को उस गांव का नया नायक ऐलान कर दिया। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं।
इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कबल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए। मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजमों को भेजता जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख न पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अब्बू जान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहाँ तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी यकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हुए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था, मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा।
लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कबल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बू जान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा, मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए।